नमस्ते बच्चों। बाल अध्ययन विधियों के अंतर्गत आज हम इसका तीसरा भाग ले रहे हैं। पहले भाग में हमने बाल अध्ययन विधियों का अर्थ, परिभाषा पढ़ी थी और क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के बारे में पढ़ा था। दूसरे भाग में हमने निरीक्षण विधि प्रारंभ की थी और उसके बारे में पढ़ा। तीसरे भाग में हम निरीक्षण विधि को ही कंटिन्यू करेंगे। निरीक्षण विधि में हमने ये पढ़ लिया था कि निरीक्षण विधि क्या है और कौन कौन सी भिन्न भिन्न प्रणालियाँ डायरी डिस्क्रिप्शन, स्पेसिमेन डिस्क्रिप्शन और इवेंट्स काम में इसमें लिया जाता है। इसके बाद हमने निरीक्षण विधि के बारे में थोड़ा विस्तार से समझा था कि नेत्रों द्वारा सावधानी से नियंत्रित निरीक्षण विधि द्वारा हम एकत्रित कर सकते हैं आंकड़े, जो कि कई सारे जैसे कि सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, अधिगम से संबंधित अध्ययन, अभिप्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, सामूहिक व्यवहार मनोविज्ञान की विभिन्न समस्याओं को प्राथमिक निरीक्षण के आधार पर तय करता है। इसके बाद हमने निरीक्षण विधि के पद पढ़े थे, जिसमें कि उपयुक्त योजना, व्यवहार का विश्लेषण, व्यवहार को नोट करना, विश्लेषण और व्याख्या और सामान्यीकरण है। उपयुक्त योजना के बाद बच्चों जो सेकंड पॉइंट है, व्यवहार का विश्लेषण नहीं पढ़ के आप उसे व्यवहार का निरीक्षण लिखेंगे। फिर व्यवहार को नोट करना, विश्लेषण, व्याख्या और सामान्यीकरण, ये सब हम पढ़ चुके थे। शुरू करेंगे निरीक्षण विधि के प्रकार। निरीक्षण विधि का प्रथम प्रकार है सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि। यंग ने 1954 में बताया था कि अनियंत्रित निरीक्षण हमें वास्तविक जीवन परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है। यानी कि जब अनियंत्रित परीक्षण हमें करना होता है, निरीक्षण करना होता है, उस समय हम वास्तविक जीवन परिस्थितियों की सूक्ष्म यानी कि छोटी से छोटी परीक्षा करते हैं, जिसमें कि विशुद्धता के यंत्रों के प्रयोग का या निरीक्षित घटना की सत्यता की जांच का कोई प्रयास नहीं किया जाता। जब किसी घटना का निरीक्षण प्राकृतिक परिस्थितियों के आधार पर या उसमें किया जाए, क्योंकि उस पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाए, तो इस प्रकार के निरीक्षण को अनियंत्रित निरीक्षण कहते हैं। आप बात समझ रहे होंगे बच्चों कि ऐसा निरीक्षण जो कि प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाए, सामान्य और प्राकृतिक, जिसमें कि किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए, ऐसी परिस्थिति में और बिना किसी बाह्य दबाव के जब इस प्रकार का निरीक्षण किया जाता है, तो हम उसे अनियंत्रित निरीक्षण कहते हैं। अनियंत्रित निरीक्षण विधि बच्चों वैसे दोषपूर्ण है। इसके कुछ दोष और लाभ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो ये कि इस विधि द्वारा विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चों कि हम घटना की सूक्ष्मता से जांच किए बिना ही परिणाम स्वीकार कर लेते हैं। हम घटना की सूक्ष्मता से जांच नहीं कर पाते और उसके बिना ही हम परिणाम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ा था कि इसमें निरीक्षित घटना की सत्यता की जांच का प्रयास नहीं किया जाता है। इसलिए निरीक्षणकर्ता की भावनाओं और विचारों के प्रभाव के कारण भी इसमें दोषपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता इस विधि में कोई भी नियंत्रण नहीं रख सकता। अभी हमने बात की थी प्राकृतिक परिस्थितियों में और प्राकृतिक वातावरण में, जिसमें कि कोई भी बाह्य दबाव नहीं हो, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। और ऐसे समय में क्या होता है कि अध्ययनकर्ता का इस विधि पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, और जब नियंत्रण नहीं होता है तो परिणाम दोषपूर्ण हो सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि एक ही घटना का निरीक्षण करके भिन्न भिन्न निरीक्षणकर्ता भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं, और इसीलिए इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष भी अप्रामाणिक होते हैं और वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं। अप्रामाणिक क्यों है? अलग अलग ने किया है, अपने अपने दृष्टिकोण से उसका निरीक्षण किया है और अलग अलग निष्कर्ष निकाले हैं, इसीलिए ये अप्रामाणिक होते हैं और वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं। अनियंत्रित निरीक्षण विधि जो है बच्चों की, हमने अभी इसके दोषों के बारे में बात की, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण विधि है। क्यों? ये इसलिए महत्वपूर्ण विधि है बच्चों, क्योंकि जब भी कोई अध्ययनकर्ता का नियंत्रण नहीं रहता है, कोई ऐसी
तरीका या कोई ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें कि अध्ययनकर्ता उस परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता है, या हम कहें अध्ययनकर्ता का उस परिस्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है, तब यही विधि उपयोग में ली जाती है। मनोविज्ञान की कुछ शाखाओं में, जैसे कि सामाजिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान आदि में कई सारी समस्याओं का अध्ययन प्रयोगशाला परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है, और जब इस परिस्थिति में अध्ययन नहीं किया जा सकता है तो फिर अनियंत्रित निरीक्षण विधि ही है जिसकी सहायता से कि अध्ययन किया जा सकता है। और ऐसी अवस्था में जबकि परिस्थितियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उस पर आपका बाय दबाव नहीं है, उस अवस्था में ऐसी परिस्थितियों में सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की, जो कि व्यवस्थित अथवा नियंत्रित निरीक्षण विधि कहलाती है। जब निरीक्षणकर्ता और घटना, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब निरीक्षणकर्ता और घटना दोनों पर नियंत्रण करके अध्ययन किया जाए, किस किस पर है? निरीक्षणकर्ता और घटना दोनों पर नियंत्रण करके जब अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार की विधि को निरीक्षण विधि या व्यवस्थित निरीक्षण विधि कहेंगे। आज भी मनोविज्ञान के कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं होती है जिनका अध्ययन प्रयोगशाला में नियंत्रित विधि द्वारा करना कठिन अवश्य होता है, लेकिन फिर भी इस दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। कई बार टीम जो होती है वो निरीक्षण और नियंत्रित समूह का उपयोग करती है और फिर नियंत्रित निरीक्षण विधि में निरीक्षण कर लेती है। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि निरीक्षणों पर जब अध्ययनकर्ता की उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है तो अध्ययनकर्ता व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए ऐसे कक्ष का उपयोग करता है कि प्रयोगशाला में निरीक्षणकर्ता को प्रयोज्य के व्यवहार का निरीक्षण कर सके, लेकिन प्रयोज्य निरीक्षणकर्ता की उपस्थिति का आभास न कर सके। बच्चों आपको ध्यान है, हम पद में भी ये बात पढ़ चुके थे, निरीक्षण विधि में हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं कि निरीक्षण विधि तब बहुत ही अच्छी और सही हो जाती है जबकि प्रयोज्य को, यानी कि जिसका निरीक्षण किया जा रहा है उसे हम प्रयोज्य कहेंगे, प्रयोज्य को नहीं पता होता है कि उस पर निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षणकर्ता या तो कक्ष के बाहर होते हैं या इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि प्रयोज्य निरीक्षणकर्ता की उपस्थिति का आभास नहीं कर सके। इसके लिए निरीक्षणकर्ता कांच के पर्दों का इस्तेमाल करता है जो कि पारदर्शी नहीं होते। वो स्वयं तो देख पाता है, लेकिन जिनका निरीक्षण किया जा रहा है यानी कि प्रयोज्य, वो उस तरफ देखने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आती है तीसरी विधि, जिसे हम कहते हैं सहभागी निरीक्षण विधि। इस विधि में निरीक्षणकर्ता जिस समूह के व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करना चाहता है वो क्या करता है, निरीक्षणकर्ता उस समूह में जाता है और एक सदस्य के रूप में उस समूह में शामिल होता है, घुलता मिलता है और उनके साथ अपना व्यवहार सामान्य रखते हुए उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। जहाँ छोटे समूह होते हैं ना बच्चों, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है और साथ ही साथ सूक्ष्म अध्ययन करना भी सरल हो जाता है। निरीक्षणकर्ता इस विधि में, सहभागी निरीक्षण विधि नाम से ही पता चलता है कि स्वयं भी सहभागी हो रहा है। तो इस विधि में निरीक्षणकर्ता जितना अधिक घुल मिल जाता है उतना ही अधिक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन और व्यवहार के सूक्ष्मतम पहलुओं का अध्ययन करना सरल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निरीक्षणकर्ता अध्ययन समूह का एक सदस्य बनकर अध्ययन करता है, यानी कि वो उन्हीं में से एक हो जाता है, उन्हीं में से एक बन जाता है। तो निरीक्षणकर्ता शुद्ध और स्वाभाविक परिस्थितियों में स्वयं को रखता है और उसके बाद निरीक्षण करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निरीक्षणकर्ता जितना अधिक घुलेगा मिलेगा उतना ही अधिक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन तथा व्यवहार के सूक्ष्मतम पहलुओं का अध्ययन करना उसके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, वो एक सदस्य बनकर उनके साथ रह रहा है, विभिन्न व्यवहारिक क्रियाओं में उनके साथ क्रिया कर रहा है। अतः
अर्थ है बच्चों, निरीक्षणकर्ता शुद्ध और स्वाभाविक परिस्थितियों में होता है, इसलिए वो अच्छे से निरीक्षण कर सकता है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि इस विधि के कोई दोष नहीं है। इस विधि के भी अपने कुछ दोष हैं। जैसे कि जब निरीक्षणकर्ता उन इकाइयों के साथ यानी कि समूह में जिनका अध्ययन करने गया है, उन समूह के व्यक्तियों के साथ, उन इकाइयों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है, तो क्या होता है बच्चों ऐसी परिस्थिति में कि उनके दुख दर्द को और उनकी बातों को वो अपनी बात समझने लगता है, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने लगता है। तो अब ऐसी अवस्था में जो निरीक्षण करता है उसकी मनोवृत्ति निरीक्षण को प्रभावित करती है। इस सीमा को कैसे दूर किया जा सकता है बच्चों? इस सीमा को दूर करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि निरीक्षणकर्ता कुशल हो और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो, समझदार हो, क्योंकि इस विधि की दूसरी सीमा एक और है कि इस विधि के द्वारा केवल छोटे समूहों का ही अध्ययन किया जा सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, केवल छोटे समूहों का अध्ययन ही इसमें किया जा सकता है, बड़े समूहों का अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक निरीक्षण के प्रमुख तत्व। प्रत्येक प्रकार का जो निरीक्षण हो रहा है ना बच्चे, जो हम इतनी प्रणालियां पढ़ रहे हैं, इतने प्रकार दिख रहे हैं, ये सारे हम ये नहीं कह सकते बच्चों कि ये वैज्ञानिक है। जब निरीक्षण किसी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है तभी हम उस निरीक्षण को वैज्ञानिक निरीक्षण कहते हैं। और वैज्ञानिक निरीक्षण के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, निश्चयात्मकता और क्रमबद्धता। ये सब जिस प्रणाली में शामिल होते हैं, मैं फिर से आपको इसके बारे में बता देती हूँ। वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, क्रमबद्धता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता, जिस किसी में भी ये सभी तत्व शामिल होते हैं उसी विधि को हम निरीक्षण विधि कहते हैं। बच्चों आज हमने पढ़ा निरीक्षण विधि के प्रकार के बारे में। और निरीक्षण विधि के प्रकार में हमने क्या क्या पढ़ा था? निरीक्षण विधि के प्रकार में सबसे पहले हमने पढ़ा सरल तथा अनियंत्रित निरीक्षण विधि। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में जीवन परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, लेकिन सत्यता की घटना की जांच का प्रयास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक परिस्थितियों में की जाती है और उस पर कोई भी दबाव नहीं होता है। उसी प्रकार से हमने द्वितीय पढ़ी थी व्यवस्थित अथवा नियंत्रित निरीक्षण विधि। इसमें क्या होता है? प्रयोज्य को नहीं पता होता है कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है और अध्ययनकर्ता उसका निरीक्षण करता है। ठीक है। तीसरी होती है सहभागी निरीक्षण विधि। सहभागी निरीक्षण विधि में हमने क्या पढ़ा? सहभागी निरीक्षण विधि में हमने पढ़ा कि यह वह विधि होती है जिसमें कि अध्ययनकर्ता स्वयं उस समूह में शामिल होता है, उनके साथ उनमें घुल मिल करके उनकी व्यवहारिक क्रियाओं को उनके साथ संपन्न करता है, उसको हम कहते हैं सहभागी निरीक्षण विधि। हमने इसके भी गुण दोष पढ़े थे और सरल और अनियंत्रित विधि के भी गुण दोष पढ़े थे। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था वैज्ञानिक निरीक्षण के प्रमुख तत्व। वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, क्रमबद्धता, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, ये सभी वैज्ञानिक निरीक्षण के प्रमुख तत्व हैं। यानी कि कोई भी निरीक्षण जो कि किया जा रहा है उसको हम वैज्ञानिक निरीक्षण नहीं कह सकते बच्चों, जब तक कि उसमें ये सारे तत्व जो कि मैंने अभी बोले थे, वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, क्रमबद्धता, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, जब तक ये सारे तत्व उसमें उपस्थित नहीं होते हैं तब हम उसको वैज्ञानिक निरीक्षण विधि नहीं कहते हैं। आशा है बच्चों कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे निरीक्षण विधि का महत्व और निरीक्षण विधि के दोष। ठीक है बच्चों, आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसमें से कुछ पॉइंट्स को लिख भी लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इसके दोष और महत्व के बारे में पढ़ेंगे, निरीक्षण विधि के दोष और महत्व। धन्यवाद।